वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट का भाषण दिया। इस कार्यकाल का यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है और यही वजह है कि मौजूदा सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा, जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने ज्ञान का मंत्र भी दिया था, जी से गरीब, वाई से यूथ और इसी तरह से ए से अन्नदाता और महिलाओं पर भी फोकस रखा गया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसानों का बजट है जो देश के निर्माण के लिए समर्पित है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी बातें आज कही। और डिफेंस सेक्टर को लेकर भी एक बड़ा इजाफा किया गया इस साल के बजट में, लगभग 11% का इजाफा। इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए जो देश का बजट है उसमें बढ़ोतरी की गई है। इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। और नए भारत के इस बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। स्टूडियो से हमारे साथ शिप्रा वालिया जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़ी हैं, उपेन अनमोल जी, चेयरमैन सीएल के, और अनुराग तिवारी जी, अर्थशास्त्री। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, एक आम नागरिक जो हमारे इस चर्चा को देख रहा है, हमारे इस शो को देख रहा है, उसकी पॉकेट में इस बजट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या रहे? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और इसको आम लोगों का, ग्रामीण क्षेत्र का और जो गरीब लोग गांव में रहते हैं और जो युवा हैं उनके लिए बजट बताया, मेरा भी जो समर्थन है इस चीज़ पर है कि ये बजट बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए बजट बनाया गया है। इसमें देखिए कि सबसे अधिक जो फोकस किया गया है वो उन चीज़ों पे किया गया है जो आने वाले समय में भारत को एक विकसित भारत बना सके। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करें, ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा दें। और आज के बजट में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि 2 लाख से ज़्यादा नए घर जो शहरों में, गाँव में लोग रह रहे हैं, जो बेघर हैं, जिनके पास अपने पक्के मकान नहीं है, वो पक्के मकान देने के लिए कहा गया है। और एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये 2 लाख जो घर बनाए जाएंगे, इससे 9 अलग अलग सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। उससे सीमेंट सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, उससे टाइल सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, उससे जो लोहे का सेक्टर जुड़ा हुआ है, आयरन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। तो 9 सेक्टर का विकास होगा। उसके अलावा जो युवाओं के ऊपर बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टअप के ऊपर बहुत एक जोर रहा है इस सरकार का। तो इस सरकार ने पूरा अपना समर्थन दिया है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक स्टार्टअप्स हो। अगर आज के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा पूरे भारत में स्टार्टअप फल फूल रहे हैं और करीब 650 से ज़्यादा जिलों में ये स्टार्टअप काम कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार का एक फोकस है कि अधिक से अधिक जिलों को इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां
बच्चों को स्टार्टअप के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है जी। तो इनका फोकस है कि उन क्षेत्रों में स्टार्टअप का विकास हो और नए लोग स्टार्टअप वाली कम्युनिटी में आएँ, और उसके लिए करीब एक फंड बनाया गया है जो 1 लाख करोड़ का फंड है, और उसमें पूरा का पूरा फोकस है कि स्टार्टअप को भी उसमें से फंड दिया जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी में वो अपना योगदान देंगे। शिप्रा जी, एक उम्मीद की जा रही थी कि शायद चुनावी साल है और चुनाव लोकसभा का है, पूरे देश में एक नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद, इस वजह से लोक लुभावन बजट की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास दिखा नहीं है। इसके पीछे बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र के लिहाज से क्या वजह रही कि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया? पिछले साल जो बड़ा बदलाव देखा गया था उसका भी कारण रहा क्या? देखिए, मेरे हिसाब से इसका मेजर कारण सिर्फ यही है कि ये इंटरिम बजट था। आप देखेंगे आज तक 91 बजट इंडिया के आ चुके हैं, जिसमें से 15 इंटरिम बजट रहे हैं, और पूरे 15 बजट में से सिर्फ 3 बजट ऐसे रहे हैं जब किसी सरकार ने, मैं किसी सरकार को स्पेसिफिकली नाम नहीं दे रही हूँ, हालांकि आप चाहते हैं तो मैं वो भी दे सकती हूँ, 3 बजट ऐसे रहे हैं, सिर्फ एक 2009 का, एक 2014 का, और एक और अब ये 2019 का बीजेपी का, जिसमें इंटरिम बजट में कोई अमेंडमेंट्स आई हैं जिससे आम आदमी की जेब पे कुछ असर पड़ा। इन 3 बजट के अलावा इंटरिम बजट में किसी भी सरकार ने कभी इतना बोल्ड स्टेप लिया ही नहीं है कि उन्होंने कोई डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की इतनी मेजर अमेंडमेंट दे दी हो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आया हो। लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई उसका क्या बड़ा कारण रहा? अगर कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती होती है तो आम इंसान को भी ये उम्मीद रहती है कि हमारे टैक्स स्लैब में भी कोई रियायत दी जा सकती थी। जी, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में कोई भी कटौती इस बजट में नहीं की गई है। कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती थी 22% के रेट तक की, वो निर्मला सीतारमण जी ने पिछले अपने 10 सालों में जो एफर्ट किया, हालांकि पिछले 3 सालों में ही वो दिया है 25 और 22% का, वो उसी को उन्होंने बस रिपीट किया है। कॉर्पोरेट टैक्स की उम्मीद थी 15% तक चला गया है न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, तो औरों को भी एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर थी, पर उस एक्सपेक्टेशन पे उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वो अनाउंस किया है कि हमने ये पिछले सालों में कर दिया है ऑलरेडी। उपेंद्र जी, इंडस्ट्रीज को लेकर क्या बड़े ऐलान आप देख रहे हैं? कितनी उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें संतोषजनक रही? प्रधानमंत्री के बयान से सीधे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा ये बजट पूरी तरीके से इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। आप इन 2 टर्म को अगर आप समझें तो आप इंडस्ट्री के लिए भी संकेत को सीधे देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, भारत की सरकार 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प से अपने आप को जोड़ रही है, और महत्वपूर्ण बात है कि बजट में उसके लिए पूरी तरीके से आप जो है एक रोड मैप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत विकसित देश तभी बन पाएगा जब असमान भारत नहीं होगा। असमान विकास नहीं करने के बराबर होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 पिलर हैं इसके, जैसा कि आपने भी, आयुष जी आपने भी चर्चा किया कि इसमें जो है किसान, इसमें युवा, इसमें महिलाएं, और इसमें जो है एक तरीके गरीब, एक टोटल मिलाकर के देखा जाए जहां असमान विकास है उस विकास को समाप्त करते हुए और 2047 तक भारत की जो ज़रूरत है उसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए, इसीलिए आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर पर बहुत जोर दिया गया है। 11.1% का बजट बढ़ाया गया है डिफेंस सेक्टर के लिए, और आप देखेंगे इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा, डिफेंस सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा, तो इंडस्ट्री का बूस्ट होना तो निश्चित रूप से संभव है। और आप देख रहे होंगे कि भारत की सरकार पूरे रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण में लगी हुई है, और रक्षा क्षेत्र में ना केवल जो है सेना के लिए गोला बारूद से लेकर के साजो सामान को लेकर के, बल्कि सरकार पूरी तरीके से एक बड़े अनुसंधान को भी आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री का संकल्प है जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान, और इसीलिए आपने देखा होगा कि संसद के इस जो है शीतकालीन सत्र से पहले जो मानसून कालीन सत्र हुआ उसमें अनुसंधान बिल पास किया गया, और अनुसंधान बिल पास करने के बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई, और उसके माध्यम से भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई, जो रिसर्च के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और इंडस्ट्री का मतलब अब पुरानी इंडस्ट्री का दौर नहीं है, इंडस्ट्री 4.0 का दौर चल रहा है। तमाम टेक्नोलॉजी इवाल्व हो रही है।
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है और अब डिफेंस सेक्टर सहित सभी सेक्टर में पूरी तरीके से एक चेंज की ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो निश्चित रूप से भारत में इंडस्ट्री के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन इस बजट के माध्यम से दिखाई दे रहा है और ऐसा अब लगने लगा है कि भारत आगे चल करके न केवल मजबूत बनेगा बल्कि भारत एक औद्योगिकृत देश के रूप में भी देखा जा सकेगा। अच्छा, एक चीज आयुष जी, पीएलआई स्कीम को लेकर के भी इस बजट में घोषणा है, डीएलआई को लेकर के घोषणा है, सेमीकंडक्टर के सेक्टर में हम बड़े स्तर पर मैं इसी रिसर्च पर कर आ रहे रहा था हैं। कि सेमी कंडक्टर्स को लेकर खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, सोलर पैनल्स को लेकर पीएम मोदी ने हाल में ऐलान किया था। इसको लेकर क्या बड़े ऐलान अनुराग जी दिख रहे हैं आपको? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और जो सेमीकंडक्टर है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सरकार बहुत गंभीर है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि क्रूड ऑयल समय के साथ में कभी महंगा होता है, कभी सस्ता होता है और भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे बहुत अधिक होती है। तो उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ईवी की तरफ जाना ही होगा। लेकिन भारत के साथ एक समस्या है कि ईवी के व्हीकल्स तो अवेलेबल हैं लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं, आम जनता की पहुंच से बहुत दूर हैं। अब सरकार पूरा ध्यान दे रही है कि ईवी को आम जनता की पहुंच तक लाया जाए। और दूसरी एक समस्या लोगों के सामने क्या होती है कि अगर कोई गाड़ी खरीद लेता है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है, उन चार्जिंग की बड़ी समस्या होती है। तो सरकार दोनों सेक्टर पे एक साथ काम कर रही है। ईवी की जो व्हीकल्स हैं उनके रेट्स भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है और साथ में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और इस बजट में काफ़ी पैसा भी उसके लिए अलॉट किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल बड़ी गाड़ियां नहीं होंगी, सरकार इस चीज़ पे भी ध्यान दे रही है कि राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके और अलग अलग राज्य सरकारों में जो बसेज होती हैं उनको भी ईवी किया जाए। क्योंकि दिल्ली में ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ है लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की उम्मीद की जा रही है कि बाकी राज्य भी इसको अपनाएंगे। हालांकि शुरुआती दौर ये है लेकिन राज्य सरकारों को भी इसको लेकर आगे कदम बढ़ाना होगा।